दुनिया में बहुत सारे देश हैं, मगर ज्यादातर को आजादी 1950 के दशक में मिली। ऐसा ही एक देश है चीन, जिसे आजादी 50 के दशक में मिली, मगर उसने केवल 40 सालों में गरीबी से समृद्धि तक का सफल सफर तय किया है। 1977 के दशक में जहां लोग एक वक्त का खाना जुटाने के लिए भी संघर्ष किया करते थे, आज वही देश अमेरिका की बराबरी करने को तैयार है। उसे अमेरिका तक चुनौती दे रहा है, मगर अफसोस अब इस चमकते हुए तारे को ग्रहण लगने वाला है। इस चमकते हुए विकास के पीछे एक खामोश तूफान उठ रहा है। दरअसल लोगों के पास पैसा तो है, मगर वे खर्च नहीं कर रहे हैं। यहाँ उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन सामान खरीदने वाला कोई नहीं है। सरकार चाहकर भी इस चक्र को तोड़ नहीं पा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा? क्या चीन की आर्थिक सफलता ही उसके पतन की वजह बन जाएगी? आखिर क्यों चीन के लोग पैसा बचा रहे हैं? वे खर्च करने को तैयार क्यों नहीं हैं? और क्या ये चुपचाप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डुबा देगा? तो चलिए आज हम समझते हैं कि चीन का आर्थिक चमत्कार कैसे खतरे में बदल रहा है। चीन की बात करें तो आजादी के बाद से ही यह सुर्खियों में रहा है, कभी अपनी नीतियों को लेकर तो कभी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर। लेकिन असली कहानी की शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। यह वो समय था जब चीन माओ युग की कठोर नीतियों से जूझ रहा था। हंगर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दशकों की इकोनॉमिक सैंक्शंस ने देश को पंगु बना दिया था। लेकिन ऐसे ही कठिन समय के बाद 1978 में देंग शियाओपिंग सत्ता में आए। देंग शियाओपिंग की बात की जाए तो उनका मकसद चीन को आधुनिक बनाना नहीं था, बल्कि इस डूबते हुए जहाज को बचाना था। उस समय चीन बिल्कुल डूबने की कगार पर खड़ा था। चीन की प्रति व्यक्ति आय केवल $200 के आसपास थी, यानी दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक। यही वजह थी कि देंग शियाओपिंग ने सत्ता में आते ही एक नई इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। उन्होंने कहा, फैक्ट्रियां लगाओ, सामान बनाओ और दुनिया को बेचो। हम अपना सामान बेचकर ही अपनी गरीबी को हरा सकते हैं। यानी ना तो शॉपिंग मॉल बनाने हैं और ना ही कंज्यूमर लग्जरी गुड्स। बस फिर क्या था, पूरा देश एक मशीन बन गया, एक ऐसी मशीन जो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर एंड सेविंग्स पर टिकी हुई थी। वैसे अगर उस दौर की बात करें तो ये वही टाइम था जिस समय अमेरिका में लोग अपने पैसों से टीवी और घर खरीद रहे थे, लेकिन चीन के लोग अपनी कमाई बचा रहे थे। दरअसल 2000 के दशक की शुरुआत तक एक एवरेज चाइनीज फैमिली अपनी आय का 50% से भी ज्यादा हिस्सा बचा रहा था, जबकि एक औसत अमेरिकी केवल 5% की बचत करता था। हालांकि ये बचत का पैसा बेकार नहीं था। असल में यह पैसा बैंक में जमा होता था और उसके बाद फैक्ट्रियों को लोन दिया जाता था। सड़कें, पुल और मकान बनाए जाते थे। चीन की यही जादुई बचत उसे दुनिया की फैक्ट्री बना बैठी। इनफैक्ट 2010 तक आते आते चीन के जीडीपी का हाफ पोर्शन तो कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट से आ रहा था। इस कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट से चीन के शहर बदलने लगे। गाँव फैक्ट्री टाउन बन गए और फैक्ट्री टाउन मेगा सिटीज में बदल गए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। सबसे ज्यादा स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद यहीं से दुनिया भर में जा रहे थे। और यकीन मानिए, इस विकास की सबसे बड़ी धुरी रियल एस्टेट सेक्टर बन गया था। मगर फिर वही घर जो चीन की समृद्धि का प्रतीक थे, चिंता का कारण बनने लगे। 2010 तक आते आते रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी का लगभग 30 से 40% हिस्सा बन चुका था, जिसकी वजह से हर घर की कीमत हर साल 15% से ज्यादा बढ़ रही थी। बस फिर क्या था, लोगों ने सोचा घर खरीदो, पैसा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ नए नए डेवलपर्स इस सेक्टर में कूद पड़े। इनफैक्ट एवरग्रांडे जैसे डेवलपर्स तो देश भर में लाखों फ्लैट बना रहे थे, लेकिन असलियत में यह कमाई नहीं बल्कि कर्ज का पहाड़ खड़ा हो रहा था। एवरग्रांडे पर अकेले ही $300 अरब से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। उन्हें लगता था कि घर बिकेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा, मगर 2021 में एवरग्रांडे का पतन हुआ, जिसने चीन की व्यवस्था की नींव हिला दी। क्योंकि आप खुद सोचो, $300 अरब कोई छोटी रकम नहीं होती। एवरग्रांडे का डूबना चीन के लिए लहमैन मोमेंट साबित हुआ। हजारों प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, लाखों परिवारों के सपनों का घर रुक गया। पहली बार संपत्ति की कीमत गिरने लगी। जो घर कभी सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते थे, वही चीन का सबसे बड़ा डर बन गए। हालांकि सरकार ने इससे निपटने की कोशिश की और ब्याज दरें घटाई, टैक्स में छूट दी, मगर नतीजा कुछ खास नहीं निकला। लोग खर्च करने से डरने लगे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहा कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। यही वजह है कि आज चीनी लोग औसतन अमेरिका की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा बचत कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि यह बचत खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग नहीं जानते कि भविष्य में उनकी नौकरी रहेगी या नहीं, और अगर नौकरी गई तो मेडिकल खर्च कैसे चलेंगे और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। यानी लोग पैसा भविष्य के डर से बचा रहे हैं, आज की खुशी के लिए खर्च नहीं कर रहे। और यकीन मानिए, चीन की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बचत नहीं है बल्कि उसकी बुजुर्ग होती जनसंख्या भी है। दरअसल जापान की तरह चीन भी बड़ा होता जा रहा है।
जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2040 तक हर 4 में से एक व्यक्ति 60 साल से ऊपर का होगा। यानी करोड़ों बुजुर्ग और घटती युवा आबादी भी चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चीन डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब की ओर बढ़ रहा है। दरअसल अर्थशास्त्रियों का ऐसा इसलिए सोचना है क्योंकि बुजुर्ग आबादी ज्यादा बचत करती है और खर्चा कम करती है। यानी कि जैसे जैसे चीन बूढ़ा होगा खर्च और भी ज्यादा कट जाएगा, बचत और ज्यादा बढ़ जाएगी। युवा पीढ़ी पर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी जिंदगी को संभालना है और दूसरा अपने माता पिता की देखभाल करनी है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि वे खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी बस नाम की ही रह गई है। वैसे तो चीन दुनिया भर में खुद को साम्यवादी देश कहता रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका वेलफेयर सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है। एक तो यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा लिमिटेड है, पेंशन बहुत ज्यादा कम है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नाम मात्र का मिलता है। ऐसे में लोग जानते हैं कि अगर कोई संकट आया तो उन्हें खुद ही सब कुछ संभालना होगा। यही वजह है कि लोग खर्च करने के बजाय सबसे पहले भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब उम्मीद टूटती है तो निराशा जन्म लेती है। चीन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनफैक्ट चीन की नई पीढ़ी अब कुछ करना ही नहीं चाहती। वे अब लाई फ्लैट यानी लेटे रहना चुन रही है। मतलब कि अब ना तो वे ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, न ज्यादा काम करना चाहते हैं, ना ही शादी और ना ही बच्चे। यकीन मानिए, यह सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट रिवॉल्ट है। युवा सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर कोई काम करना भी चाहे तो भी उसके पास काम नहीं है। बेरोजगारी ही इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट 2023 तक युवाओं की बेरोजगारी इस स्तर तक पहुंच गई थी कि हर 5 में से एक युवा चीन में बेरोजगार हो चुका था। हालात इतने बुरे हो गए कि सरकार ने आंकड़े छुपाने शुरू कर दिए, लेकिन आंकड़े छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। हालात तो सब जानते हैं। एक युवा जो डिग्री लेकर बाहर निकलता है उसे नौकरी मिल ही नहीं रही है। उसके पास किताब खरीदने तक के लिए पैसा नहीं है और न ही खुद का ध्यान रखने के लिए। ऊपर से परिवार की जिम्मेदारी उस पर अलग है। तो आप खुद ही बताइए कि वह खर्चा आखिर करे तो कैसे। साथ ही एक बात ये भी है कि जब लोग खर्च नहीं करते तो मांग घट जाती है और जब मांग घट जाती है तो कीमतें लगातार गिरने लगती हैं। इसी को कहा जाता है डिफ्लेशन यानी मूल्य स्तर में गिरावट। शुरू में तो सुनने में यह अच्छा लगता है कि चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन असल में इसका मतलब साफ होता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। इस सिचुएशन में लोग खरीदारी टालते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनियों का उत्पादन घट रहा है, नौकरियां कट रही हैं और फिर और भी ज्यादा लोग खर्च करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से एक विशियस साइकिल यानी एक विषैला चक्र बन जाता है, जो अगर एक बार शुरू हो जाए तो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब इकोनॉमी में ऐसा होता है तो सामान्य हालत में सरकार प्रोत्साहन देती है, यानी पैसे छापकर परियोजनाएं शुरू कर देती है। लेकिन चीन अब यह भी नहीं कर पा रहा है। पता है क्यों? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय सरकारें पहले से ही कर्ज में डूबी हुई हैं। राजस्व घट गया है क्योंकि जमीन की बिक्री अब ठप पड़ गई है और जनता पर टैक्स बढ़ाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, क्योंकि जनता के पास पैसा है ही नहीं तो वह टैक्स देगी कैसे। 2023 में चीन का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4% के ऊपर पहुंच गया था, जो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा था। 2024 में हालात इतने बिगड़ गए कि लोकल गवर्नमेंट्स को कर्ज चुकाने के लिए उधार की सीमा बढ़ाकर 600 अरब डॉलर तक ले जानी पड़ी। यानी अब चीन की आर्थिक मशीन कर्ज के दम पर ही चल पा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चीन डूब गया तो दुनिया का क्या होगा। दरअसल चीन कोई साधारण अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि ये दुनिया की 30% मैन्युफैक्चरिंग अकेले करता है। अगर चीन में फैक्ट्री अचानक बंद हुई या धीमी पड़ी तो जर्मनी, वियतनाम, मैक्सिको सब पर असर दिखाई देगा। यहाँ तक कि रेयर अर्थ मेटल्स जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, चिप्स और हथियारों में लगाए जाते हैं, उनका 70% उत्पादन चीन से ही आता है। अगर चीन में उत्पादन घट गया या रुक गया तो पूरा वैश्विक टेक्नोलॉजी सेक्टर झटका खाकर ठप हो सकता है। चीन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसके लिए न आगे बढ़ना आसान है और न पीछे लौटना। 4 दशक तक उसने दुनिया की फैक्ट्री बनाकर अरबों कमाए, लाखों लोग गरीबी से बाहर आए। लेकिन वही मॉडल अब उल्टा पड़ रहा है। लोग खर्च नहीं कर रहे, कंपनियां निवेश नहीं कर रही और युवा सिस्टम से दूर जा रही हैं। असल में चीन का संकट पैसे का नहीं, भरोसे का है। नौकरी पर भरोसा नहीं, भविष्य पर भरोसा नहीं और सरकार पर भरोसा नहीं। मगर सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या चीन के पास कोई रास्ता नहीं है? क्या यह सब यूं ही चलता रहेगा? अगर चीन को इस संकट से निकलना है तो उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भरोसा वापस बनाना होगा। असली सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करना होगा। लोगों को हेल्थ और रिटायरमेंट का भरोसा देना होगा और सबसे जरूरी बात, अर्थव्यवस्था का कंट्रोल सरकार से निकालकर लोगों के हाथों में देना होगा। लेकिन अगर चीन पुराने रास्ते पर ही चलता रहा तो बाहर से मजबूत दिखने वाले यह सिस्टम अंदर से बिल्कुल सड़ जाएगा।
कभी चीन को 21वीं सदी का चमत्कार कहा गया था, लेकिन अब यही मॉडल उसके खिलाफ काम कर रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो गिर नहीं रही बल्कि धीरे धीरे पिघल रही है। और वैसे भी किसी भी अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए उसका क्रैश होना जरूरी नहीं होता, बस उसे थोड़ी देर के लिए धीमा कर देना ही काफी है। उसे बस बढ़ना बंद करना होता है, और वही आज चीन के साथ हो रहा है। तो ये थी कहानी चीन की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।